नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया, ठीक-ठाक, एकदम मस्त होंगे और आपकी तैयारी, पढ़ाई-लिखाई एक नंबर की बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं सूचना तकनीकी एवं कंप्यूटर विज्ञान की। ऐसा कोई एग्ज़ाम आज के टाइम में नहीं है, जहाँ कंप्यूटर से क्वेश्चन ना आते हों। हर एक एग्ज़ाम में कहीं न कहीं 2 से 3 क्वेश्चन आराम से कंप्यूटर में आ जाते हैं। अगर हम यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, तो उसमें 15-15 नंबर के कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, वर्तमान समय में। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आज हम इसी की बात करेंगे और हर एक चीज़ बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से देखेंगे। सीक्वेंस में देखेंगे ताकि आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत समस्या ना आए, ठीक है? तो चलो शुरुआत करते हैं भाई। हम बात करेंगे सूचना तकनीकी एवं कंप्यूटर विज्ञान की, ठीक है? यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। चलो, ये नोट्स आपको मिल जाएगी अगर आप 7752868599 पे संपर्क कर लेना। ये आपको दे दी जाएगी बिना किसी पैसे के। विषय सूची की अगर हम बात करें कैसे-कैसे हमको पढ़ना है, तो सबसे पहले हम सूचना तकनीकी के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंप्यूटर का सामान्य परिचय, फिर इंटरनेट और नेटवर्किंग की बात करेंगे, फिर स्मार्टफ़ोन हम उसके फीचर की बात करेंगे, डिजिटल शिक्षण सामग्री ओईआर, है ना? शिक्षण कौशल, डिजिटल शिक्षण ऐप, कक्षा शिक्षण एवं स्कूल प्रबंधन से में सूचना तकनीकी, ये सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। चलो भाई, शुरुआत करते हैं हम कंप्यूटर अर्थ एवं कार्य प्रणाली की। कंप्यूटर का अर्थ सबसे पहले आता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है। अब अंग्रेजी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये फॉरेन में हुआ है ना? शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? गणना करना। इसीलिए इसको हिंदी में संगणक, गणना करने वाला यंत्र भी कहा जाता है। संगणक बोलते हैं हिंदी में कंप्यूटर को। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोला जाता है? संगणक। क्या बोलते हैं? संगणक। ठीक? मेरे हिसाब से यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगी। कार्यप्रणाली क्या होता है? कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य कच्चे आंकड़े को ग्रहण करना, मतलब इनपुट को लेना, उसको अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित कर देना, आउटपुट देना, है ना? अब देखो हम कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, तो वो इनपुट लेता है, डाटा ग्रहण करता है, इनपुट लेता है, फिर उसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद तुरंत वो तुमको आउटपुट दे देगा, है ना? आउटपुट देगा ये वाला। और उसके बाद फिर डाटा संचय स्टोर कर लेगा। जो भी तुमने इनपुट दिया था उसको ये स्टोर करके रख लेता है और फिर साथ में तुमको आउटपुट दे देगा। तो ये सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। पहले डाटा लेगा, प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट देगा और साथ में जो तुमने डाटा दिया था, जो तुमने इनपुट दिया था और ये जो आउटपुट आया, दोनों को वो क्या करेगा? स्टोर कर लेगा। ये इसका जो फिगर है वो थोड़ा गड़बड़ बना है। जैसे यहाँ पे होना चाहिए इनपुट, इनपुट, यहाँ पे प्रोसेस होना चाहिए, है ना? और फिर यहाँ पे होना चाहिए आउटपुट, ठीक? और यहाँ पे फिर ये होना चाहिए तुम्हारा स्टोरेज। इनपुट, आउटपुट दोनों को स्टोर कर लेता है, ठीक? तो ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। 3 लेवल पे काम करता है इनपुट, आउटपुट सॉरी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। 4 लेवल पे ये काम करता है। अभी हम प्रमुख विशेषता की अगर हम बात करें, तो प्रमुख विशेषता क्या है भाई? प्रमुख विशेषता की अगर हम बात करें तो ये तीव्र गति से काम करता है ना? बहुत तेज़ी से काम करता है, लाखों गणनाएँ पलक झपकते ही पूरी कर देता है, बिल्कुल ठीक बात। समय की बचत करता है, ये भी ठीक बात है। विशाल भंडारण क्षमता होती है, मतलब स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है। त्रुटि रहित कार्य है, मतलब एक्यूरेसी 100% होती है, गलत चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तीव्र निर्णय लेता है, क्विक निर्णय लेता है, मतलब बहुत तेज़ी से तुमको अपना निर्णय लेके बता देगा। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर के इतिहास की, कंप्यूटर हिस्ट्री। अगर हम विश्व का पहला गणक यंत्र की बात करें, तो वो है अबेकस। कौन सा है?
अबेकस। ठीक है, अगर हम पास्कल कैलकुलेटर की बात करें, देखो अबेकस के बाद क्या आता है, पास्कल कैलकुलेटर आता है। तो इसका आविष्कार 1645 में ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। पहला कंप्यूटर कौन सा है पूछ लेगा तो कौन सा है, अबेकस है। फिर आते हैं हम एनालिटिकल इंजन की बात करते हैं। एनालिटिकल इंजन की शुरुआत 1820 में चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित किया गया है। इसी आविष्कार के कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के क्या बोला जाता है, इनको जनक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन की शुरुआत की, या एनालिटिकल एनालिटिकल इंजन बनाया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है तुमसे। पहले तो क्वेश्चन ये आते थे कि कंप्यूटर के जनक कौन है इनमें से, लेकिन अब इतनी बार पूछा गया है कि सबके दिमाग में ये चीजें सेट है कि भाई चार्ल्स बेबेज है। लेकिन अब ऐसे पूछा जाता है कि एनालिटिकल इंजन के जनक कौन है। ठीक है, तो वो भी चार्ल्स बेबेज ही हैं। इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का जनक बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन की शुरुआत की, एनालिटिकल इंजन को बनाया। कब बनाया था? तो 1820, इसको भी ध्यान रखना, 1820 में चार्ल्स बेबेज द्वारा एनालिटिकल इंजन बनाया गया। ठीक, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, 1820 याद रखना। आगे आ जाते हैं हम कंप्यूटर की पीढ़ियों पे, है ना। कंप्यूटर की किस पे पीढ़ियों पे आ जाते हैं, तो पहली पीढ़ी की शुरुआत जो हुई वो 1942 से लेके 1955, 1942 से लेके कब तक, 1955 तक। ठीक है, ये हमारा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर यहाँ से शुरू हो जाता है। इसके अगर हम मुख्य भाग की बात करेंगे तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। ठीक है, स्टोरेज की अगर हम बात करें तो इसमें पंच कार्ड का उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया भाई? पंच कार्ड का उपयोग किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि पहली पीढ़ी में प्रयोग किया गया स्टोरेज निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो उसमें कई सारी चीजें बोल देगा, तुमसे बोलेगा मैग्नेटिक डिस्क, तुमसे बोलेगा पंच कार्ड, तुमसे और दो तीन ऑप्शन दे देगा। ठीक है, ऐसे पूछ लेता है। तो बहुत ध्यान से, कौन सा स्टोरेज? पंच कार्ड का उपयोग किया गया। पहली पीढ़ी में कौन से स्टोरेज का इस्तेमाल हुआ? तो पंच कार्ड स्टोरेज का इस्तेमाल हुआ था। भाषा कैसी है? मशीनी लैंग्वेज थी, लो लेवल लैंग्वेज थी, है ना। 1952 में डॉक्टर ग्रेस हॉपर द्वारा असेंबली भाषा का आविष्कार किया गया। सुनो यहाँ पे, अगर पहले पीढ़ी के भाषा की बात करेंगे तो मशीनी लैंग्वेज थी, उसमें लो लेवल लैंग्वेज थी। ठीक है, फिर 1952 में आते हैं ग्रेस हॉपर। ग्रेस हॉपर द्वारा फिर असेंबली भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। तो देखो, एक मशीनी भाषा शुरू में थी, मशीनी भाषा। ठीक है, मशीनी भाषा थी, और ये मशीनी भाषा थोड़ा लो लेवल की थी, लो लेवल। उसके बाद ग्रेस हॉपर आते हैं 1952 में, वो फिर असेंबली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, असेंबली भाषा, असेंबली भाषा। ठीक है, तो पहली पीढ़ी में जो भाषा का उपयोग किया गया, तो पहली तो मशीनी भाषा थी, फिर दूसरी असेंबली भाषा। असेंबली भाषा के आविष्कारक कौन है भाई? डॉक्टर ग्रेस हॉपर। इसको भी ध्यान रखना है, डॉक्टर ग्रेस हॉपर। तो पहली पीढ़ी में दो प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया। पहली मशीनी भाषा और दूसरा असेंबली भाषा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें मेरे हिसाब से क्लियर होगी, और क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कमियां क्या क्या थी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में? तो महंगा बहुत था ये, इसका आकार बहुत बड़ा था, स्टोरेज क्षमता बहुत कम थी, है ना। अत्यधिक बिजली की खपत, बिजली बहुत ज्यादा लेता था ये। अब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में पहला आता है इनिएक। फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ये। ठीक है, फिर आता है यूनिवेक फर्स्ट, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था ये। ऐसे कभी कभी पूछ लेता है, पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्न में से कौन है?
तो वो ENIAC है, ध्यान रखना। कभी कभी पूछ लेता है पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा है, तो यूनिवैक फर्स्ट है। और ये भी पूछ लेता है पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है, तो मार्क 1 और कौन सी कंपनी ने बनाया था, IBM ने, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मॉड्यूल, ठीक है, IBM। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करते हैं भाई, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अब दूसरी पीढ़ी चलती है 1955 से लेके 1964 तक। मुख्य पुर्जा क्या था इसका, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य पुर्जा की अगर हम बात करेंगे, मुख्य पुर्जे की बात करेंगे, मुख्य पुर्जा तो कौन सा है भाई, इसमें हमने ट्रांजिस्टर का उपयोग कर लिया, ट्रांजिस्टर। अब देखो ट्रांजिस्टर का उपयोग करेंगे तो हमारा कंप्यूटर बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जिससे आकार में थोड़ी कमी आई। स्टोरेज की बात करेंगे तो मैग्नेटिक डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज निम्न में से कौन सा है, तो मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज का यूज किया गया। भाषा की बात करेंगे तो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं आ गई, जैसे एक कोबोल आ गई और एक फोर्ट्रैन आ गया। हाँ, अब देखो यहाँ फोर्ट्रैन से भी कई सारे सवाल आते हैं, जैसे ये क्या है, फोर्ट्रैन क्या है, एक भाषा है, लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है, ठीक है। और एक क्या बोल देगा, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है। और तीसरा तुमसे बोलेगा कि वायरस है, या चौथा बोल देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऐसे बोल देगा, ठीक, इनमें से कोई नहीं। तो तुम क्या बताओगे भाई, ये लैंग्वेज है, फोर्ट्रैन एक तरह की लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन अधिकतर बच्चे क्या वायरस में लगा देते हैं, फोर्ट्रैन उनको लगता है कि वायरस है कोई, है ना। तो इसका भी ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कोबोल के बारे में भी पूछ लेता है, कोबोल क्या है, कि COBOL, कोबोल। तो ये भी एक भाषा है जो द्वितीय पीढ़ी में इस्तेमाल की गई, फोर्ट्रैन और कोबोल। उपयोग क्या हुआ इसका, उपयोग वैज्ञानिक और व्यावसायिक कार्यों में उपयोग हुआ था इसका, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब तृतीय पीढ़ी की बात करेंगे तो ये 1964 से लेकर 1975। मुख्य पुर्जे की अगर हम बात करेंगे तो इसमें IC चिप आ गई, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया। IC का विकास जो हुआ 1958 में जैक केल्बी और रॉबर्ट नॉयस ने किया था, इसको भी ध्यान रखना। IC चिप का आविष्कार किसने किया था, तो 1958 में जैक केल्बी और रॉबर्ट नॉयस द्वारा किया गया था। गति में वृद्धि, अब गति में इसके वृद्धि हुई क्यों, क्योंकि यहाँ पे रैम का इस्तेमाल किया गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रयोग से गति में वृद्धि हो गई। तृतीय पीढ़ी में ही रैम का इस्तेमाल किया गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम का इस्तेमाल कब किया गया, तृतीय पीढ़ी में किया गया, कब, 1964 से 1975 के बीच। भाषा क्या थी, उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज, बेसिक पास्कल का व्यापक उपयोग हुआ। प्रमुख कंप्यूटर कौन कौन से, IBM 360 है और एक PDP-8 है, इसको दोनों को ध्यान रखना। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, आगे थोड़ा बढ़ते हैं, चौथी पीढ़ी की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। चौथी पीढ़ी की तरफ चलते हैं, 1 मिनट रुकना। हाँ, चलो चौथी पीढ़ी की तरफ चलते हैं भाई। चौथी पीढ़ी की बात करेंगे तो 1975 से लेके अब तक मुख्य पुर्जा, माइक्रो प्रोसेसर और VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडो तथा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। उपयोग, व्यक्तिगत उपयोग, पर्सनल का आरंभ हुआ। इलेक्ट्रॉनिक फंड की शुरुआत हुई। मिनी कंप्यूटर के उपयोग में भारी वृद्धि हुई। प्रमुख कंप्यूटर एप्पल, IBM PC, लैपटॉप 1981 में एडम ऑसबर्न द्वारा खोजा गया लैपटॉप की शुरुआत यहाँ से हुई। इसकी बैटरी लिथियम धातु से बनी हुई, लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल हुआ था, लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। अभी जितने भी मोबाइल फोन आ रहे हैं, जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं, जितने भी टॉर्च लाइट आ रही है जो चार्जिंग से चलती है, उन सब में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल हुआ है।
ध्यान रखने वाली बात यही है कि इसमें सब में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल हुआ है। पांचवी पीढ़ी की हम बात कर लेते हैं। पांचवी पीढ़ी अब वर्तमान से लेके भविष्य तक यही चलने वाला है। मुख्य पुर्जा क्या है इसमें? ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। तकनीकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। स्टोरेज ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD DVD का इस्तेमाल हो रहा है। संचार क्या? इंटरनेट, अत्यंत तीव्र प्रसार, ईमेल, WWW का जन्म हुआ। प्रमुख वर्ल्ड वाइड वेब का जन्म टिम टिम बर्नर्स-ली, ये है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। प्रमुख कंप्यूटर क्या है? पेंटेनियम प्रोसेसर आधारित PC, सुपर कंप्यूटर, ये सारी चीजें। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो समिट है। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे प्रत्यूष है, परम है। निर्माणाधीन नवीनतम सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो अरोरा है ये। देखो, भारत से पूछा जाता है तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? सुपर कंप्यूटर कौन है? तो वो है हमारा प्रत्यूष, पहला। लेकिन अगर वर्तमान में सबसे शक्तिशाली भारत का सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे वर्तमान में, तो वर्तमान में सबसे शक्तिशाली कौन है? परम है। ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन उठा लेता है एग्जाम। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के भागों की बात करेंगे। तो कंप्यूटर सिस्टम के दो भाग होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम के कितने? दो भाग होते हैं, ठीक है। एक इनपुट डिवाइस होता है, तीन भाग होते हैं, सॉरी। इनपुट डिवाइस, फिर कंप्यूटर प्रोसेस करता है, प्रोसेस, और फिर आउटपुट देता है ना। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। अब हम इनपुट डिवाइस की बात करेंगे। इनपुट डिवाइस की बात करेंगे, वे डिवाइसेस जिनके माध्यम से आंकड़े कंप्यूटर तक पहुंचते हैं, है ना। जैसे हम कोई चीज डालना चाह रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, या हम कोई चीज सर्च करना चाह रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो सारी चीजें जिससे जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में चीजों को डाल रहे हैं, वो सब हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे कीबोर्ड, अगर हमको कोई चीज कंप्यूटर के अंदर सर्च करना है तो कीबोर्ड पे हम टाइप करेंगे, तो ये हम इनपुट दे रहे हैं किसके द्वारा? कीबोर्ड के द्वारा। तो ये हमारा इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, है ना। कीबोर्ड पहला इनपुट डिवाइस है। खोजकर्ता कौन है? इसको ध्यान रखना, क्रिस्टोफर लैथम सोलिस, इनको भी ध्यान रखना है। क्रिस्टोफर लैथम सोलिस। यह सामान्यतः दो प्रकार का होता है। एक नॉर्मल कीबोर्ड होता है जिसमें 104 कीज होती हैं। एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है ना। अब अगर हम फंक्शन कीज की बात करें, अब जैसे कीबोर्ड में कई सारे कीज होते हैं, एक फंक्शन कीज होता है जिसमें F1 से लेके F12 तक कुल 12 कुंजियां होती हैं। फिर नंबर कीज होते हैं जिसमें 0 से लेकर 9 तक कुल 10 नंबर्स हो गए। एक स्पेशल कीज होता है, जैसे एरो का बटन होगा, डिलीट का बटन होगा, एंटर का बटन होगा, बैक स्पेस होगा, शिफ्ट होगा, है ना। एक मॉडिफायर कीज होते हैं, जैसे शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट, इनका उपयोग किसी अन्य के साथ किया जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। तो ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस हैं। और इनपुट डिवाइस की बात करेंगे तो उसमें माउस आता है ना। कभी कभी माउस का पूछ लेता है कि माउस के खोजकर्ता कौन है, माउस का खोज किसने किया? तो डगलस एंजल बर्ट हैं, इन्होंने माउस का खोज किया था। इसमें लेफ्ट बटन फाइल सेलेक्ट या ओपन करने के लिए होता है, और राइट बटन मेन्यू ओपन करने के लिए होता है, ठीक। और अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करेंगे तो एक होता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, छपे हुए टेक्स्ट को पढ़ने के लिए होता है OCR। फिर एक होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन, है ना। मुख्य रूप से बैंकों में चेक को जांचने के लिए होता है। ये भी कई बार पूछा है कि इनमें से कौन बैंकों में चेक जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है MICR, MICR, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR। फिर एक होता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, बहुविकल्पी उत्तर पुस्तिकाओं के जांच के लिए। सब जानते हैं OMR सीट को चेक करने के लिए, है ना। मतलब OMR जो होता है वो एक तरह की मशीन है। OMR कोई कागज का पेज नहीं है, जैसे बोलते हैं OMR सीट ले लो, है ना।
तो एएमआर एक तरह की मशीन है जिसमें वो सीट डालोगे तो वो पूरा इकट्ठा चेक कर देगा। फिर आते हैं हम जॉयस्टिक पे। जॉयस्टिक ये खेलने के काम में आता है, जैसे हम जब गेम वगैरह खेलते हैं तो उसमें काम आता है जॉयस्टिक का। ठीक है, मुख्य रूप से कंप्यूटर गेम्स खेलने में प्रयुक्त होता है। स्कैनर की बात करेंगे, स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने वाली डिवाइस है। अनुदाहरण वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, वेब कैमरा, माइक्रोफोन, वीसीआर, है ना, बारकोड रीडर, ये सारे किस में आते हैं भाई? ये सारे के सारे तुम्हारे आते हैं इनपुट डिवाइस के अंदर। अब हम बात करेंगे बी पे, प्रोसेसिंग डिवाइस। इनपुट हो गया, अब प्रोसेस करेगा कंप्यूटर। प्रोसेसिंग डिवाइस की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले सीपीयू आता है। सीपीयू को फुल फॉर्म कई बार पूछता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसके तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। फिर होता है दूसरा एएलयू, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और फिर तीसरा होता है एमयू, मेमोरी यूनिट। सीयू कंट्रोल यूनिट का क्या होता है? यह कंप्यूटर की आंतरिक एवं बाह्य गतिविधियों पर नियंत्रण करता है, कंट्रोल यूनिट। एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यह भाग सभी गणितीय जोड़, घटाना, गुणा एवं तार्किक गणनाएं करता है। अरिथमेटिक का मतलब क्या हुआ? जोड़ घटाना गुणा भाग। लॉजिक का मतलब लॉजिकल, तार्किक, है ना। तो जितने भी जोड़ घटाना गुणा भाग या तार्किक चीजों को करना है वो एएलयू करता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे हम बात करेंगे एमयू की। एमयू का मतलब मेमोरी यूनिट, और मेमोरी यूनिट का काम ही है कि डेटा को स्टोर करना है ना। मेमोरी यूनिट यही काम तो करता है। आगे हम बात करेंगे सी, आउटपुट डिवाइसेस की बात करेंगे। आउटपुट का मतलब जो भी चीजें हमने इनपुट की है, जो भी चीजें हमने मशीन में डाली है, मशीन ने उसको प्रोसेस किया है। प्रोसेस करने के बाद अब वो एज अ रिजल्ट हमको आउटपुट देगा। और वो आउटपुट कैसे हमको देखेंगे? तो वो आउटपुट देखने के लिए हमारे पास एक मॉनिटर होना चाहिए। मॉनिटर का मतलब वीडीयू, मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर का मतलब समझ रहा हो ना, वो जो टीवी जैसा होता है उसको मॉनिटर बोलते हैं, ध्यान रखना। मॉनिटर के भी कई प्रकार हैं। जैसे एक सीआरटी मॉनिटर होता है, कैथोड रे ट्यूब। एक होता है एलसीडी, जो हमारी टीवी वगैरह होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। एक होता है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। एक टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो ये सारे मॉनिटर होते हैं जो अभी के टाइम में काम कर रहे हैं। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकना, थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं। हम्म, चलो आगे यहाँ पे देखेंगे प्रिंटर। ये प्रिंटर भी तुम्हारा आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रिंटर से भी जो भी चीजें हम डाल रहे हैं, ये हमको ये पीडीएफ चाहिए, वो पीडीएफ मिल जा रहा है, फिर उस पीडीएफ को हम प्रिंट करके निकाल ले रहे हैं, तो ये निकालना आउटपुट ही होगा। तो प्रिंटर भी हमारा आउटपुट के अंतर्गत आता है। और सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने वाला यंत्र है। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो कॉपी है वो सॉफ्ट कॉपी होती है, और जो हम पेज में निकाल रहे होते हैं वो हमारी हार्ड कॉपी होती है। इसका भी ध्यान रखेंगे। अब देखो जो प्रिंटर है वो भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो क्षमता के आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण होता है, और एक कार्य पद्धति के आधार पे, है ना। क्षमता के आधार पे बात करेंगे तो पहला होता है कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा होता है लाइन प्रिंटर, और तीसरा होता है पेज प्रिंटर। अगर हम कार्य पद्धति के आधार पे बात करेंगे तो पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। इंक रिबन का उपयोग किया जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर में, है ना। डॉट मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। डेजी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटर के अंतर्गत आता है ये। दो दो तरह के प्रिंटर होते हैं, है ना, इम्पैक्ट में। एक होता है डॉट मैट्रिक्स और दूसरा होता है डेजी व्हील प्रिंटर। ये दोनों किस में आते हैं भाई? ये दोनों तुम्हारे आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर पे, इम्पैक्ट प्रिंटर, ध्यान रखेंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर हम बात करें, नॉन इम्पैक्ट, ठीक है, तो इंक रिबन रहित होता है। जैसे थर्मल प्रिंटर, एंजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये सब नॉन इम्पैक्ट में आता है, इनको ध्यान रखेंगे। नॉन इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे आता है ये। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी।
अब हम आगे बढ़ते हैं, प्लॉटर की बात करेंगे। प्लॉटर का काम क्या होता है? प्लॉटर का काम होता है बड़े नक्शे, बैनर या उच्च गुणवत्ता वाले रेखाचित्र प्रिंट करने हेतु प्लॉटर का उपयोग होता है। अन्य एक प्रोजेक्टर स्क्रीन होता है, स्पीकर वगैरह, ये भी हमारे कहीं ना कहीं आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो हमने देखो इनपुट डिवाइस देख लिया, प्रोसेसिंग यूनिट देख ली, हमने आउटपुट देख लिया। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी की, है ना। किसकी बात कर रहे हैं भाई? अब बात कर रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी की बात कर रहे हैं। चलो, कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है ये? तो डाटा को संग्रहण करने के स्थान को मेमोरी कहा जाता है। जहां पे डाटा स्टोर होगा उसी स्थान को हम मेमोरी बोलते हैं। यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला होता है हमारा प्राथमिक मेमोरी। पहला क्या होता है भाई? प्राथमिक मेमोरी। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? द्वितीयक मेमोरी। क्या हो जाएगा भाई? द्वितीयक, द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, द्वितीयक मेमोरी हो जाएगा। पहला कौन सा है? प्राथमिक मेमोरी। और दूसरा क्या हो जाएगा? द्वितीयक मेमोरी, है ना। प्राथमिक मेमोरी की अगर हम बात करें, प्राथमिक मेमोरी की बात करें तो कैच और रजिस्टर प्राथमिक मेमोरी में सबसे तेज कार्य करने वाली मेमोरी है। गति सबसे ज्यादा कैच की होती है और फिर रजिस्टर की होती है। ठीक है, अब देखो कैच क्या होता है उसको समझ लो। अगर तुमने कोई चीज सर्च किया, है ना, मान लो तुमने सर्च किया गूगल पे कि क्रिक बस तुमने सर्च किया और उस पे देखा कि हाँ इतना इतना स्कोर हो गया है, उसके बाद तुम वहां से हट गए। तो वो जो तुमने सर्च किया है ना, वो जाके केच में वो स्टोर हो जाता है। केच में क्या होगा? स्टोर हो जाएगा। अब तुम जब भी दोबारा मोबाइल बंद करने से पहले स्विच ऑफ नहीं करना है। दोबारा जब भी तुम जाओगे तो बहुत जल्दी से क्रिकबस खुलेगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो तुमने सर्च किया था वो केच में जाके स्टोर हो गया, है ना। केज में क्या हुआ? जाके स्टोर हो गया। अब केज तुरंत तुमको ले जाके वहीं पे तुमको दे देगा कि ये लो भाई, अभी अभी तुमने सर्च किया था क्या? क्रिक बच। तो केज का काम क्या होता है? एक एक मेमोरी है जिसपे जो तुमने अभी अभी डाटा डाटा को सर्च किया है वो पूरा का पूरा वहीं जाके स्टोर हो जाता है। अब दोबारा जब तुम उसको खोलोगे तो बहुत तेजी से तुमको वो दे देगा। एक एज का काम होता है। रजिस्टर का भी वही काम होता है। रजिस्टर का मतलब है कि एक ऐसा रजिस्टर जहाँ पे जो भी तुमने सर्च किया वो वहां पे रखा हुआ है। अब तुम दोबारा करोगे तो वो तुमको खोल के दे देगा, है ना। तो कैश एंड रजिस्टर जो है वो सबसे तेज कार्य करने वाली मेमोरी होते हैं। अगर हम गति देखेंगे तो कैश की गति सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद रजिस्टर की गति होती है। तो तुम देखे हो ना, कभी कभी हम लोग जब स्टोरेज को खाली करते हैं तो कैश में बहुत सारा स्टोरेज रहता है, उसको जाके हम खाली कर देते हैं। हमें लगता है कि ये कूड़ा है, लेकिन नहीं, वो तुम्हारे कंप्यूटर में जो भी तुम कुछ सर्च करोगे उसको उसकी तेजी लाने के लिए कैच होता है। तो ये मत समझना कि मतलब ये तुम्हारा वायरस है या कुछ ऐसा है। कैच वायरस नहीं होता, तुम्हारे कंप्यूटर को तेज करता है। तुम्हारे कंप्यूटर को तेज करता है वायरस। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज तुमको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे, एक मिनट रुकना मेरे साथियों। हाँ भाई, ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलो, हाँ, फिर आते हैं हम दूसरे में कि रैम क्या होता है। रैम देखो ये भी एक देखो प्राथमिक मेमोरी में मैं तुमको पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से आएगा। प्राथमिक मेमोरी में, प्राथमिक मेमोरी, इसमें कौन कौन चीजें आएंगी? तो पहला तो आता है तुम्हारा कैच और रजिस्टर। कैच एंड रजिस्टर, ठीक है, ये आएगा। दूसरा आता है तुम्हारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और तीसरा आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये तीन आते हैं। ये तुम्हारा किस पे आ जाएगा? प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आते हैं।
रैम का काम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म होता है। यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी है भाई? अस्थायी मेमोरी होती है। कंप्यूटर बंद होने पर इसका डेटा नष्ट हो जाता है। देखो रैम क्या होता है? रैम जैसे तुम अभी कंप्यूटर चला रहे हो, तुम कंप्यूटर को चला रहे हो, जो भी तुमको सर्च कर रहे हो वो एक जगह जाके स्टोर होता जाता है, स्टोर होता जाता है ना? और जब तक तुम कंप्यूटर को चला रहे हो तब तक वो रहेगा। वो सारी चीज़ें जो तुमने सर्च की वो तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम कंप्यूटर को ऑफ करोगे सारी चीज़ें मिट जाएँगी। इसीलिए बोला जाता है कि रैम जो है वो एक अस्थायी मेमोरी होती है, वोलेटाइल होती है। कंप्यूटर बंद होने पर इसका डेटा नष्ट हो जाता है। कंप्यूटर में वर्तमान में चल रही कोई भी क्रिया पहले रैम से ही निष्पादित होती है। तुम जो कुछ भी कंप्यूटर के अंदर सर्च कर रहे हो वो कहीं न कहीं रैम में जाके थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाती है, जब तक कि तुम कंप्यूटर को चला रहे हो। रैम भी 2 तरीके का होता है। एक होता है एसरैम, स्टैटिक रैम जिसको बोलते हैं। इसे बार-बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। यहाँ से देखो सवाल पूछा गया है, निम्न में से कौन-सी मेमोरी है जिसे बार-बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है? तो वो एसरैम है। सॉरी। फिर आता है डीरैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे बार-बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको याद कैसे रखोगे? एसरैम, एसरैम, है ना? एसरैम, इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत है, रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। देखो एस का मतलब है साफ-सफाई, साफ-सफाई का मतलब रिफ्रेश, है ना? ठीक है? और डीरैम इसे बार-बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको ध्यान रखेंगे आप कैसे ध्यान रखते हो वो आपके ऊपर है। बाकी मैंने बता दिया एस फॉर साफ-सफाई, साफ-सफाई का मतलब रिफ्रेश, है ना? दाँतों की साफ-सफाई करते हैं रिफ्रेश होने के लिए। तो ऐसे याद रख सकते हो तुम। रोम की अगर हम बात करेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, यह एक स्थायी मेमोरी होती है ना? स्विच ऑफ होने के बाद भी इसका डाटा नष्ट नहीं होता है। इसमें उपस्थित डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है, बदला या मिटाया नहीं जा सकता है। रोम जो है, अब देखो एक अस्थायी मेमोरी हो गई, तो एक स्थायी मेमोरी भी होनी चाहिए ना, है ना? जिस पे जो भी चीज़ें हमको चाहिए, वो होना चाहिए उसमें। अब देखो जैसे रोम जो है, अब जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी मतलब कंप्यूटर को चलाने वाले सॉफ्टवेयर हैं, वो रोम में ही स्टोर होते हैं। पता लगा रैम में उनको स्टोर कर दें, तो वो तो पता लगा स्विच ऑफ होने के बाद खुलेगा ही नहीं फिर, क्योंकि उसका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ही खत्म हो गया है ना? तो वो सारी चीज़ें फिर रोम में होती हैं। जैसे मान लो कोई ऐप इंस्टॉल किया हमने, तो वो ऐप जो इंस्टॉल है, वो रोम में जाएगा। रोम में इंस्टॉल करते हैं, ताकि उसको हम दोबारा पढ़ पाएँ, दोबारा हम उसको इस्तेमाल कर पाएँ, है ना? तो ये रोम जो है, वो एक स्थायी मेमोरी है। स्विच ऑफ होने पर भी इसका डेटा नष्ट नहीं किया जा सकता। इसमें उपस्थित डेटा केवल पढ़ा जा सकता है, बदला या मिटाया नहीं जा सकता। रोम का मतलब ऐसे समझो कि एक तरह की किताब है, जिस पे बहुत सारा डाटा लिखा हुआ है। उसको तुम खोल के केवल पढ़ सकते हो। इस किताब में तुम कोई बदलाव नहीं कर सकते हो। अब ये मत कह देना कि सर पेन से तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं। मतलब उसके जो कैरेक्टर लिखे हुए हैं, उसमें तुम कोई बदलाव नहीं कर सकते हो। तो रोम वो है, एक किताब है जिसको तुम केवल पढ़ सकते हो। पूरा का पूरा उसमें डाटा स्टोर है, मिटा नहीं सकते हो उसका डाटा, ना तो उसमें कोई बदलाव कर सकते हो, ना तुम लिख सकते हो कुछ। ये होता है रोम, ठीक है? रोम भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पी-रोम होता है, प्रोग्रामेबल रोम होता है और एक होता है ईपीरोम, इरेज़ेबल प्रोग्रामिंग रोम होता है। पी-रोम का मतलब है जो प्रोग्रामेबल है, जो रहेगा ही रहेगा, इसको तुम हटा नहीं सकते हो, है ना? और एक होता है ईपीरोम, इरेज़ेबल प्रोग्रामिंग रोम, जिसको तुम हटा सकते हो, मिटा सकते हो। यहाँ हमने प्राथमिक मेमोरी की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे द्वितीयक मेमोरी की और आज यहीं से हमारा ये चैप्टर खत्म होगा, है ना? ये 2 पार्ट में होगा, ये पहला पार्ट है, अब दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट डे बात करेंगे। और यहाँ पे देखो लिखा है द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करेंगे तो बाहरी रूप से डेटा को स्थायी रूप से बड़े पैमाने पर सुरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हार्ड डिस्क हो गया, जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, है ना? मैग्नेटिक टेप हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया।
ये सब के सब द्वितीयक मेमोरी में आते हैं और ये बाहर से जुड़ते हैं। इसका भी ध्यान रखेंगे और इसमें डेटा बहुत लंबे समय तक हम स्टोर कर सकते हैं। स्थायी रूप से डेटा को हम रख सकते हैं। तो यहाँ तक सारी चीज़ें मेरे हिसाब से तुमको क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा-सा हम ये देख लेते हैं। थोड़ा-सा हम मेमोरी मापन की इकाइयों को देख लेते हैं। जैसे 1 बिट में कितने 8 बाइट होते हैं। 1 बिट में 8 बाइट होते हैं। यहाँ पे 8 बिट बराबर कितना 1 बाइट, ठीक है? फिर ठीक है, 8 बिट बराबर 1 बाइट या 1 बाइट बराबर कितना 8 बिट, ठीक है? और 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स, 1024 मेगाबाइट 1 एमबी, ये सारी चीज़ें हैं, इनको ध्यान से रख लेना। कि 1 टीबी में कितने जीबी होते हैं 1024, 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं 1024 एमबी, 1 एमबी में कितने केबी होते हैं 1024 केबी, 1 केबी में कितने बाइट्स होते हैं 1024 बाइट, और 1 बाइट में कितने बिट होते हैं 8 बिट होता है। ये सारी चीज़ें तुमको ध्यान में रहना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक सारी चीज़ें तुमको क्लियर हुई होंगी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या अभी तक नहीं आई होगी। और जितना मैंने पढ़ाया है, यहीं से कहीं न कहीं क्वेश्चन आने हैं और कहीं से क्वेश्चन वगैरह नहीं आएँगे। तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से तुमने पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।